हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन से इतिहास को, जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे इसकी विविध के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हम मुगल काल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमालगुजार, काजी, कोतवाल, वितिक्षी और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वह सरखत नाम का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में बख्शी भी होते थे जो कि मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षक होता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी होता था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित तथा स्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी का कार्य दीवाने तन कहलाता था, यह दीवाने तन करता था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो कि अहदी और दखली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दखली सैनिक, यह भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी इन सैनिकों की, और यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतशिर जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। इसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था। उनका नाम था शैतानपुरी उस स्थान का। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। इन्हें कभी कभी मशरूत या शर्त पदवी प्राप्त होती थी। अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिसे आधे सवार रखना अपेक्षित था, दूसरी कोटि में और इससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, इसे तीसरी कोटि में भी रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासन शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तम्बाकू भारत आया। इसके बाद ही तम्बाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तम्बाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसके नुकसानदायक आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने इसे निषेध जारी कर दिया। मुगल प्रशासन में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदरसा-ए माश कहा जाता था। इससे शयूरगल भी कहते थे। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और सद्र का यह भी दायित्व होता था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न कर पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति एवं राम सिया देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलाए जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया था। तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40 भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का पैरा लिए हुए आकृति अंकित की गई थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। अब आते हैं मुगल प्रशासन से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कहता है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को
किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को कहा जाता था सरकार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों में जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः फरगना या महल में विभाजित किया जाता था। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो जनपद या जिला होता था सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में कौन होता था? सेना के प्रधान के रूप में मीर बख्शी काम करता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों में मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश इसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने, सिपाहियों का मुआयना करने का कार्य भी इसी के जिम्मे होता था। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था, जो मीर बख्शी होते थे वो भू राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते थे। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षक करता था, साथ ही साथ सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विषय में विकास की जो प्रेरणा शक्ति है उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो ये भी सही हो जाएगा और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर जो इतिहासकार हैं वह यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किए गए थे। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसमें मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सद्देकरण में भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएंगे मनुची। मनुची को चिकित्सक नियुक्त किया गया था मुगल सेना में। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। 1659 में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसके चिकित्सक का पेशा भी अपना लिया था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्हें शासक नियुक्त करता था, जिन्हें अपनी सेवा एकाकी प्रदान करनी थी। सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, ये भी सही हो जाएगा। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल होता था, तो ये भी सही हो जाएगा। जिन्होंने अपने को मिर्ज़ाओं के साथ संलग्न किया था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तीसरा सही है, डी गलत है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक होते थे जो अहदी और दखली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा इनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदार से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। वे प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा उनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख किया गया है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 से 15 रुपये ही वेतन मिलता था। अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य एवं वफादार सैनिक माने जाते थे। मुगल प्रशासन में मुहशिर कौन थे? तो ये लोक आचरण अधिकारी होते थे। मुहशिर मुगल प्रशासन में मुहशिर जन आचरण के निरीक्षक विभाग के प्रधान होते थे। इनका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री एवं वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया है। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मुगलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों के सैन्य व्यवस्था का आधार रही है। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था।
निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, सही है मनसबदारों में। इन्हें मशरूत या सशर्त पद प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। इनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो ये गलत हो जाएगा। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे जिन्हें मशरूत या सशर्त पद प्रदान होते थे। अकबर ने 40 वर्ष में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी, जिस मनसबदार से अपनी जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, इसे उसके दर्जे की पहली कोटि में और उससे आधा सवार रखना अपेक्षित था। उसे दूसरी कोटि में या इससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था। तीसरी कोटि में रखा जा सकता था। जात सवार या सवार पद जात सवार से कभी भी अधिक नहीं हो सकते थे। इस व्यवस्था में सैनिक असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर ए उम्दा के दर्जे पर ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उसमें से सही उत्तर चुनिए। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारी व्यवस्था में, तो ये सही हो जाएंगे। जात मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दीवान कार्यालय द्वारा इनके वेतन दिए जाते थे, तो ये गलत है। पहला और तीसरा सही हो जाएंगे। मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद तथा मनसबदार का अर्थ होता है एक अधिकारी से जिसे शाही सेना में पद एवं श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अंतिम वर्षों में अपने मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार के पदों को प्रारंभ किया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक है, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता है। मनसबदारों में 3 वर्ग होते थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत बे आते थे जो कि निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में बे मनसबदार होते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तीसरी श्रेणी में बेमनसबदार होते थे जिनकी संख्या निर्धारित सवार संख्या से निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद एवं जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से डी उत्तर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही था। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार एवं जमींदार के बीच में क्या अंतर था? तो भारत में जमींदारों के पास न्यायिक एवं पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जो जमींदार हैं उनको दिए गए भूमि आवंटन आनुवांशिक होते थे और जमींदारों के राजस्व जो अधिकार है वो वंशानुगत नहीं होते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। मुगल प्रशासन प्रणाली में मनसबदार सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों को सैन्य एवं प्रशासनिक व्यय एवं वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे, जिन्हें न्यायिक एवं पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे। तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवाकाल तक ही होते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र में भू राजस्व को संग्रह करने राज्य को देना होता था। इसके बदले में उन्हें लगभग 10 से 11% संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इसके राजस्व अधिकार आनुवांशिक होते थे तथा इसका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही ही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट सेवाएं राज्य को देते थे, जिनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त वे आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य
संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही सही नहीं हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो राज्य की आय कैसे होती थी? भू राजस्व से होती थी। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। बाबर के समय संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांटा गया था। हुमायूं ने अपने समय में भू सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया था। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, किंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया था। मध्य युग में श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। इसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया था। इसने भू राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल निर्धारित करता है। माल भू राजस्व को निर्धारित करता है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वो था जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत आया। इसके बाद भी तंबाकू के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुआ। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसके नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने इसको निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में मदद ए माशा, यह माश इंगित करता है ये सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। मुगल प्रशासन में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान को भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इससे शयूरगल भी कहा गया है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और सद्र का यह भी दायित्व होता था कि वह इन दायित्व जो अनुदान है इनका दुरुपयोग ना करे। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग होता है। जो चकला है वह सूबा एवं परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई है वो थे, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं होता था। मुगल प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांतों को अनेक सरकारों या जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगनों को एक से मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन भी किया गया था। एक में एक मिलाकर क्या बनाया गया था? चकला बनाया गया था, जो कि सरकार के बराबर नहीं होता है, उसका समानार्थी नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन बताइए। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो ये सही हो जाएगा। मनसबदारी का पद पैतृक था तो नहीं था। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई है। उसके 11वें वर्ष में मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में किया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद एवं वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक एवं सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति तथा उनकी वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करते थे। यह केवल सेवा काल तक ही पद रहता था। इसके अर्थात यह वंशानुगत या पैतृक पद नहीं था। कथन और कारण बताइए। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। योग्यता के आधार पर होता था। कितना मनसबदार बनाया जाएगा, दोनों सही हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष पहली बार मनसब शब्द का प्रयोग किया गया। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मापदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन को सही स्पष्टीकरण नहीं देता। कथन और कारण में ई और बी बताइए। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे। इनका वर्गीकरण होता था, तो दोनों ही सही हैं।
मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों को 66 श्रेणियों में बांटा गया था। यह श्रेणी 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां ही प्रचलित थीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अधिकारी और उनके विहित कर्तव्य। पहले आते हैं दीवानी तन। यह जागीर एवं वेतन को देखता था। नेक्स्ट आते हैं मुस्तरफी का संबंध है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने से। मुशरिफ का कार्य होता था, कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ होता था और वाक्य नवीस प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था। दीवानी तन जागीर एवं वेतन को देखता था। मुस्तारिफ यह राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ यह कार्यालय को संभालने के लिए होता था और वाक्य नवीस यह प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। कारण और कथन बताइए। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी सही हो जाएगा और दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरें, चांदी का रुपया और तांबे के दान के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन एवं प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे तथा राज्य की आय व्यय की गणना दाम से ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और जो कथन का कारण सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने सीताराम की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लिपि में युक्त सिक्के चलवाए थे, तो उनका नाम हो जाएगा अकबर। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति एवं रामसिया देवनागरी में लेख से उत्कीर्ण सिक्के चलवाए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तांबे का होता था दाम। टकसाल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो कि रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलवाया था, तो उनका नाम है बाबर। बाबर ने चांदी एवं तांबे का सिक्का चलवाया। चांदी के सिक्के को शाहरुख नाम दिया था। मध्यकाल में वटाई शब्द का अर्थ क्या है, तो वटाई शब्द लगान निर्धारित करने का तरीका होती थी। मध्यकाल में वटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति है, जिसमें वास्तव उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहले आती थी नक्श या मुक्ताई या कानकुद, दूसरी आती है नगदी एवं जब्ती प्रथा और तीसरी आती है गल्ला बख्शी एवं बटाई। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था, तो ये हो जाएगी हल्की संख्या। JN सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 में यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टूररमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल या हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा शहाब नहर। शहाब नहर का पुनर्जीवित करके रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मुगलकालीन शहाब या शिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है। मुगल बादशाह अकबर के समय पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद तार खान
द्वारा नहर की खुदाई एवं मरम्मत करके उसके चौड़ा कराया गया। अकबर के समय में दिल्ली के गवर्नर शहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत कराई और इसका नाम बदल के शहाब नहर रख दिया गया। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का आकलन किया गया है। अंकन था उसमें। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल के समय उन्होंने मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवा प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित कराया था। सबसे पहले दास्तान अमीर हमजा है। पहले सैयद अली और बाद में अबू शमद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी चित्रकला। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल परखी था। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि थी। इनके पास उस्ताद मंसूर, इनके पास नादिर उल सस्त की उपाधि थी। फारूक बेग, विशनदास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनरोहण पर एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के पृष्ठभाग पर लगाया गया है। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एवं कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ थीं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर इस पर पाबंदी लगा दी, परंतु इसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थीं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबार में भाटों और चरणों द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की है। वे गायन वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे। इनमें से तानसेन, बेजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अकबर के शासनकालीन के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक रहे हैं। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां वे अकबर के अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च पद स्थान दिया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। विलास खां जहांगीर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। शाहजहां के दरबार में प्रमुख गायक में आते हैं जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। इस शैली को अपनी संहारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रेम एवं अच्छे साहित्यकार थे, जो कि नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी अर्थात राजा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीरचंद, छोटू, भवानीदास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनाया है, जो कि किशनगढ़ शैली में बना है। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह युद्ध दृश्य, दरबार चित्रण, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य इसमें दर्शाए गए हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुगल चित्रकला में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया जाता है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? चित्रकला की मुगल शैली है, इसका प्रारंभ किया गया था
हुमायूं ने। किसने किया है? हुमायूं के द्वारा ये किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल काल की चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। इसने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में इसने मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो उनका नाम हो जाएगा हुमायूं के द्वारा बनवाए गए हैं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार है निगार खान, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार अकबर को माना जाता है आ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। इसके अनुसार जो तस्वीर खां इसको बनाया गया है। इनकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ माना जाता है। ध्यान तलब है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है इसने इसका आंसर अकबर दिया है। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ थी। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो कालीघाट पर इनका प्रभाव नहीं था। मुगल चित्रकला पर पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं था। इन्होंने अपने प्रतिमान स्थापित संदर्भों से ग्रहण किए थे। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? तो इसका चित्रांकन अबू समद के द्वारा किया गया है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित किया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं काल में चित्रित होना प्रारंभ हुए थे और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली के और उनके बाद अबू समद ने प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख किया गया है। कारनामों का उल्लेख है। दशवंत और बासवन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे। दशवंत बासवन अकबरकालीन चित्रकार हैं। दशवंत जो कि एक कहार का बेटा था, वे अपने कार्य से अकबर इतना प्रभावित था इनके कि उसने इनको अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग किया, किंतु बाद में एक महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और 1584 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईनी अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत बासवन, केशवलाल, मुकुंद मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल एवं हरिवंश एवं राय आदि हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। इसमें मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण करना। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला की शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिशिगन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणीय चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? जिन्हें नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। तो पहले आते हैं हमारे अबुल हसन और दूसरे आते हैं आका रिज़ा। ये दोनों ही जहांगीर से संबंधित थे, आका रिज़ा और अबुल हसन। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विसनदास, आका रिज़ा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव गोविंद जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली एवं अबू समद ने हुमायूं के समय में चित्रकला की आधारशिला रखी थी। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है? तो जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल परखी था। मुगल शैली में मनुष्यों के चित्र बनाते समय एक ही चित्र विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चिन्हित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न कलाकारों के अलग अलग योग्यताओं के आधार पर
पहचान सकता है। शिकार, युद्ध एवं राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य एवं जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण पर एक चित्र बनाया है, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के प्रमुख पृष्ठ पर लगाया गया है। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया है? तो जहांगीर के द्वारा चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने साचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम एवं व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? तो ये दिया गया है जहांगीर के द्वारा। हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई थी। हुमायूं अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः साचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, हमजानामा, रमजानामा, अनवर-ए-सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्य, ज्यामितियों, दरबार एवं शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया है। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया है। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों और पशु पक्षी आदि के अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनवाए थे और अनेक चित्राधार एल्बमों का निर्माण भी कराया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये चित्रकला को दर्शाते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एवं कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ थीं। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में आने वाली चित्रकला को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। इसमें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की टहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र आते हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए जानी जाती है। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है किशनगढ़ शैली, जिसका संबंध सांघिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब के द्वारा वीणा बजाया जाता था। क्या बजाता था? वीणा बजाया जाता था। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थीं। जहांगीर संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग तोड़ी होता है। तोड़ी राग प्रातःकाल में गाया जाता है। यह राज दरबार में भाटों और चराणों के द्वारा गाया जाता था। तानसेन, बेजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत रचना केंद्र स्थापित किए थे? तो इनके द्वारा 5 रचना केंद्र स्थापित किए गए थे। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 है। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की है और उन्हें गेय रूप दिया है। वे गायन वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। उन्होंने अनेक शिष्य थे उनके, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि उल्लेखनीय हैं। अकबर के शासनकाल में गोपद गायन में सम्मिलित हैं तानसेन और हरिदास। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान दिया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की थी। अबुल फजल के अनुसार इनके समान भारतवर्ष में इससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। इसने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। निम्नलिखित में से राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये हो जाएंगे रामचंद्र। कहाँ के थे? रीवा नरेश थे। यह भाटा के राजा रामचंद्र। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो इनका नाम है अकबर। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाल कलावंत के
द्वारा हिंदू शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट आता है मुगलकालीन साहित्य। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 में हुआ था, मृत्यु 1603 में हुई है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा है। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी किया है। महम अनंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल एवं खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 के आसपास ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरीह उल कुबाल नाम से किया गया है। ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी को त्रुटि वश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली भी लिखा गया है। मुगलकालीन लेखक और उनकी पुस्तकें। पहले आते हैं लेखक, फिर आते हैं उनसे संबंधित पुस्तकें। निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है तबकाते अकबरी। कब तक काटेगा अहम से अकबरी, तो तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। अब्बास खां सरवानी, सर रख दिया शीशा के सामने, तोहफे में अकबर के लिए। तो तारीख़े शेरशाही, तोहफ़ाए अकबर शाही। अब्बास खां शेरवानी या सरवानी के द्वारा लिखी गई है तारीख़े ये शेरशाही, ये तोहफ़ाए अकबरी। हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई है ताजुल माशिर। मशहूर है ये, है ना, इनका हुस्न। तो हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया है ताजुल माशिर। ख्वाब मीर के द्वारा लिखा गया है कानून ए हुमायूनी। कानून बनाया है ना ख्वाब में हुमायूं ने, हुमायूं का ख्वाब में ही बना था। ख्वाब मीद लिखी गई है कानून ए हुमायूनी के द्वारा। भीमसेन के द्वारा लिखा गया है नुक्स ए दिलखुशा। भीम को देखकर दिल खुश हो जाता है ना, तो भीमसेन के द्वारा लिखा गया है नुक्सा ए दिलखुशा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है आलमगीरनामा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है आलमगीरनामा। गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है सियार उल मुस्तखरीन। तो गुलाम बन जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते, है ना, तो सियार ए मुस्तखरीन गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद शालेह के द्वारा आलम साहिल लिखा गया है, तो मोहम्मद शालेह के द्वारा आलम शालेह लिखा गया है। इनायत खां के द्वारा लिखा गया है शाहजहांनामा। इनायत खां ने क्या लिखा है? शाहजहांनामा लिखा है। चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा लिखा गया है चार चमन। चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा लिखा गया है चार चमन। मोतविद खां के द्वारा लिखा गया है इकबालनामा ये जहांगीरी। मोतविद खां के द्वारा लिखा गया है इकबालनामा ये जहांगीरी। मोहम्मद हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। इन्होंने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहांकालीन इतिहास का वर्णन किया है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया। गजनबी के काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह बहराम शाही के नाम से लिखा है। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफीह ने अनवर ए सोहेली के नाम से किया है। अकबर के समय में अबुल फजल ने आयर ए दानिश नाम से किया है। तो जो पंचतंत्र है इसका 3 बार अनुवाद किया गया। पहले अनुवाद किया था नसरुल्लाह मुंशी सियाराजीनी, सियारा है ना, पूरे बंसी बजा दी और कलीला लीला बता दी, तो कलीला व दिमनान शाह बहराम शाही के नाम से। दूसरे आते हैं मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने, जिन्होंने अनवर सोहेली के नाम से किया। नेक्स्ट आते हैं अबुल फजल ने, इन्होंने आयर ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया है। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृतांत के रूप में लिखा गया है। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकार्य से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम अकबर ने लाहौर में फारसी साहित्य के विकास का केंद्र बनाया था। नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी।
मुगल बादशाह औरंगज़ेब नस्तलीक और शिकस्त लिखने में निपुण थे। अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह 17वीं से 18वीं शताब्दी के वैष्णव उपनाम नागरीदास अर्थात राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया आदि कविताओं में रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं 1555 से 1617 तक इनका टाइम पीरियड रहा है केशवदास का। अब आते हैं मुगल साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कहता है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है लिडेन रस्किन के द्वारा और विलियम हॉकिंस के नहीं, लिडेन और रस्किन के द्वारा। बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। पाइंदा खान और अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। तो मतलब परिंदा पकड़ लिया और खाने के लिए आप खबर बाबर की पुस्तक में से। तो तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है पाइंदा खान ने और अब्दुल रहीम खाना ने, जबकि बाबरनामे का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लिडेन एवं विलियम रस्किन के द्वारा किया गया है। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम और अकबर की बुआ। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 में और मृत्यु 1603 में हुई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना, प्रसिद्ध पुस्तक है हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है, उसने अकबर के आदेश पर बाबर हुमायूं के इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो इनका नाम हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से वह शिक्षा केंद्र जो कि मदरसा-ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसको महम अनंगा के द्वारा स्थापित किया गया था। महम अनंगा दिल्ली में पुराने किले में खैरुल मंजिल अर्थात खैरुल मंजिल मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा-ए बेगम कहा जाता है। दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था महम अनंगा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 के आसपास ताज उल दीन मुफ्ती अल मलीकी द्वारा मुफरीह अल कुबाल नाम से किया गया है। ताज उल दीन मुफ्ती अल मिलीकी को ही टूटी वस कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हसन निज़ामी का संबंध हो जाएगा ताजुल मासिर से। ख्वाद मीर ये था हुमायूंनामा से संबंधित। मोहम्मद काजिम का संबंध है आलमगिरी से और भीमसेन का संबंध है नुक्सा-ए दिलखुशा से। हसन निज़ामी तो ताजुल तोल के बताते हैं, निज़ाम बताते हैं। तो हसन निज़ामी ताजुल माशीर के द्वारा लिखी गई है। ख्वाद मीर हुमायूंनामा है। मोहम्मद काजिम के द्वारा इनकी मतलब कज़न के ऊपर गिरी अलवारी, तो आलमगिरी नामा लिखा गया इनसे। भीमसेन के द्वारा लिखा गया है नुक्सा-ए दिलखुशा। ख्वाब मीर ने कानून-ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी है, जिसे हुमायूंनामा के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आलमगिरी नामा लिखी गई है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। तबकात अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। चहार चमन ये लिखा गया है चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा। और इकबाल नामा जहांगीरी की रचना की गई है मुआतमद खां के द्वारा। इकबाल नामा, एक बार मौत से मिल के देखो, मुआतमद खां। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। चहर चमान यह चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा लिखा गया है। और इकबाल नामा जहांगीरी जो लिखी गई है मुआतमद खां के द्वारा लिखी गई है। तबकात अकबरी किसने लिखी है? तो तबकात अकबरी लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा।
ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबक़ात अकबरी की रचना की है, जिसे तारीख़-ए-निज़ामी भी कहा जाता है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक योगदान रहा है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना के सबसे अधिक योगदान रहा है। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति, तात्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया है कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल माना जाता है। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी में मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खाने खाना इन सब में मुख्य स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खाने खाना के सम्मान के उल्लेख के बारे में अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल के एक इतिहासकार थे, राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहाँ कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहाँ के दरबार में वह यात्री के रूप में आए थे। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? शाहजहाँनामा लिखा गया है इनायत खां के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो पहला आता है अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा लिखी गई है बाबर नामा। ये तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखी है? बाबर के द्वारा लिखी गई है तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है, जो कि तुर्की भाषा में एवं मुवाइनयान शैली में लिखी गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख़-ए-शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, जबकि तबक़ात-ए-अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने की है। यह फ़ारसी भाषा में लिपिबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए? तो पुस्तकों में तबक़ात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखी गई है, सही है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही यह शम्स-ए-शिराज़ अफ़ीफ़ के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये सही है। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो है, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रहला पुस्तक में लिखा है। प्रश्न में जो किताबें दी गई हैं उनके सभी सुमेलित हैं। अनबर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसमें पंचतंत्र का अनुवाद दिया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी के काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह वहरम शाही के नाम से लिखा है। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइस हुसैन काशफी ने अनवर-ए-सुहेली के नाम से किया है। अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर-ए-दानिश के नाम से इसका अनुवाद किया है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में किया गया है। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने वर्ष 1590 से 1596 में पूरा किया। यह एक आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का लगभग वर्ष 7 से अधिक है, 12 और 13 वर्ष ही बताया गया है। कहीं इसलिए जो यूपीपीएससी है इसने इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया उत्तर। मुग़ल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुग़ल काल में फ़ारसी दरबारी भाषा होती थी। मुग़ल काल में दरबारी भाषा फ़ारसी थी। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया गया है। मुग़लों की अदालत में भाषा थी, तो मुग़लों की अदालत में कैसी भाषा थी? फ़ारसी थी। फ़ारसी मुग़लों की राजभाषा थी। राजकार्य से संबंधित सभी कार्य फ़ारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फ़ारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यह प्रारंभ में शासक वर्ग एवं अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको इन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फ़ारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा है। मुग़ल कालीन ग्रंथ माशर-ए-आलमगीरी किसकी रचना है? तो माशर-ए-आलमगीरी शाकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई है। मुग़ल कालीन ग्रंथ माशर-ए-आलमगीरी की रचना शाकी मुस्तैद खां ने की है। फ़ारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ में औरंगज़ेब के शासनकाल का वर्णन दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखी गई है तारीख ए दिलखुशा। चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा लिखी गई है चहार चमन। ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है फितुहात ए आलमगिरी। सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई है खुलासत उत तारीख। पूरा भंडार था तो इनने इसकी साली को खोल दी कि भैया ताले सारे खोल दो, सब ले जाओ अपना अपना सामान। ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है फितुहात ए आलमगिरी। चंद्रभान ब्रह्मान के द्वारा लिखी गई है चहार चमान। और भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखी गई है तारीख ए दिलखुशा। सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई है खुलासत उद तारीख। नस्तलीक हैं, जो नस्तलीक है वो कौन है? यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। नस्तलीक एक फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। यह बादशाह औरंगजेब के नस्तलीक एवं शिखस्त लिखने में निपुण थे। कवि हृदय राजा, जिसके नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा छंद लिखे हैं, तो वो कौन से हैं? वो राजा सामंत सिंह हैं। आमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह के द्वारा 17वीं से 18वीं शताब्दी में वैष्णव उपनाम नागरीदास, राधा के सेवक नाम से इन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? तो उनका नाम हो जाएगा केशव। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं, जो कि 1555 से 1617 में रचनाएं की गई हैं। मुगल काल विविध। मुगल काल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निज़ामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्श-ए-निज़ामी निश्चित किया था। इनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासनकाल के प्रारंभ में प्रचलन हुआ। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 वर्ष थे और प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग पुस्तकें थीं। मुगल काल में शाह वली उल्लाह ने मदरसा में हदीस अर्थात परंपराएं, तफसीर अर्थात टीकाओं पर और लखनऊ में फिरंगी महल में फ़िक्र अर्थात न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से भूषित किया जाता था। हेमू या हेमराज मध्य युग में इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा जाता है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा गया है। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य थे, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जाति का धूषर या भार्गव था, जो अपने को गौण ब्राह्मण कहते थे। इन्होंने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी के रूप में प्रारंभ किया था। इसके बाद इस्लाम शाह ने इन्होंने अपनी सेवा में ले लिया और आदिल शाह के समय में इनका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने इनकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर इन्हें अपना वजीर एवं सेनापति बनाया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध इसने 22 युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली में तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य एवं विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायूनी एवं निज़ामुद्दीन अहमद के अनुसार, बदायूनी और जो निज़ामुद्दीन अहमद हैं, इनके अनुसार हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले में और अपनी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो कि अमरम कहलाते थे। मराठा शासनकाल में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकासा कहा जाता था। मुगल काल में गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। इसलिए सूरत बंदरगाह को मक्का या बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। नवरोज का त्यौहार ईरानी फारस से आया है। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है। यह 19 दिनों तक मनाया जाता है। भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूरज की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। वह पेशे से जोहरी था।
1638 से 1663 के बीच में इसने 6 बार भारत की यात्रा की है। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मनुची इतालवी यात्री था। 14 वर्षों की अल्पायु में ही इसने अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर एवं फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरियो दो मंगूर और मुगल इंडिया नामक संस्करण इसके द्वारा लिखा गया है, जिसे 7वीं शताब्दी में भारत का दर्पण भी कहा जाता है। अब आता है मुगल के विविध से कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम इनको देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आए थे, सही है। सर टॉमस रो जहांगीर के समय आए थे, ना कि अकबर के समय, तो ये वाला गलत हो जाएगा। शाहजहां के समय आए हैं ट्रेविनियर और औरंगजेब के समय आए हैं मनुची। सर टॉमस रो 1615 से 1619 में जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया। यह जहांगीर के साथ शिकार खेलने गया था और शेष सभी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदान की विस्तृत रूप से चर्चा की है। इनका नाम है जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, जो बैप्टिस्ट ट्रेवनियर के द्वारा वर्णन किया गया है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर 1605 से 1689 तक 7वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक थे। काम से वह जोहरी थे, परंतु साथ ही वह एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी थे। वह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। पूर्व की दिशा की ओर उन्होंने 7 यात्राएं की थी। इनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी। ट्रेवनियर ने प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी है। साथ ही इन्होंने हीरे की खानों, जवाहरात और मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विशुद्ध विवरण प्रदान किया है। वह कथन किसका है। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों को 40 साल का काम करना पड़ा था। तो ये हो जाएंगे विलियम फिंच के द्वारा इसको कहा गया है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स नामक पैलेस के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों को लगाया गया था काम पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हॉकिंस का संबंध है। हॉकिंस आए थे 1608 से 1611 में। सर टॉमस रो आए हैं 1615 से 1619। मनुची आए हैं 1653 से 1708 तक और रॉल्फ फिंच का संबंध हो जाएगा 1585 से 1586। हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708, रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। निम्नलिखित मुगल शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। पहले आते हैं हमारे जहांगीर, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली 61 के समय 1761 में, और बहादुर शाह जफ़र ये 1857 के समय। जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 तक। मोहम्मद शाह का शासन रहा है 1719 से 1748 तक, जबकि अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई इसने लड़ी है और 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा है। ये इनकी वो रंगून में कब्र बनाई गई है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आया था हमारा चंगेज़ खां इल्तुतमिश के समय, फिर आता है नादिर शाह, नहीं फिर आता है तैमूर लंग, फिर आता है नादिर शाह, उसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली जो कि मराठाओं के समय आया था। चंगेज़ खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये सही क्रम हो जाएगा। चंगेज़ खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था और इल्तुतमिश का पीरियड जो रहा है वह 1211 से 1236 तक रहा है। तैमूर का आक्रमण 1398 में रहा, नसरुद्दीन महमूद के समय में। नादिर शाह का आक्रमण 1739 को हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण रहा है
1748 से 1769 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, सत्य है? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, सही हो जाएगा। अकबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, नहीं की थी। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, नहीं लड़ा था। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था। तो ये पहला और चौथा सही हो जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल के उत्तराधिकारी युद्ध के संबंध शाह शुजा, दारा एवं औरंगजेब से है। यद्यपि इस समय शाहजहां मुगल शासक थे, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनते हुए वह युद्ध के उपरोक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा है। उत्तराधिकार का युद्ध शाह शुजा, दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले-आम ये किया गया था उसके द्वारा 1739 को। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526। फिर हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई ये हुई थी 1556। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई ये हुई थी 1761 में। 1739 में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना एवं ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ। इसमें मुगल सेना पराजित हुई। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसमें बाबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल वंश की नींव डली थी। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। इसमें हेमू पराजित हुए थे। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको कहा जाता है हेमू नाम से। हेमू हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। तात्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने इससे अपनी सेना में लिया और आदिल शाह के समय इनका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने इनकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर इन्हें अपना वजीर बनाया, सेनापति बनाया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध इन्होंने 22 युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली में तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को मुगल सेना से मुकाबला करना पड़ा। हेमू की पराजय हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। बैरम खान ने उनका सिर काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा जाता है। B.N. लूनिया जो कि इनकी पुस्तक है पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इसके अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे महान यशस्वी राजा सम्राट थे। इन्होंने भारत की यश का अंतिम सूर्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को हुआ था। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में और औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605, औरंगजेब की मृत्यु 1707 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर के समय हुआ था महाराणा प्रताप के बीच में। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। खुसरो का विद्रोह ये जहांगीर के समय हुआ था और खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था मेदिनी राय की निराण सांगा के लिए। मेदिनी राय का चंदेरी का था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा है। बेलग्राम का युद्ध शेरशाह ने हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था। खुसरो जहांगीर के समय से संबंधित है। खुसरो का विद्रोह। खानवा का युद्ध यह बाबर के द्वारा राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 1556 में हुआ है क्या?
अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नहीं, नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब्जा किया था 1739 को। हल्दी घाटी का युद्ध तो बहुत बाद में होता है, 76 है शायद, 1576। भारत में नादिर शाह का आक्रमण 1739 को मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र 1600 में प्राप्त हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में पंजाब के गुरुदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताइए। पानीपत का पहला युद्ध नहीं, पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था, अकबर की आखिरी विजय। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान एवं मराठाओं के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था और मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठाओं की इस युद्ध में हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1601 में असीरगढ़ के युद्ध में जहाँ अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। निम्नलिखित सही जोड़ी बताइए, कौन सा सम्मिलित है ये बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। कन्नौज एवं बेलग्राम का युद्ध मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया था। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आता है घानवा का युद्ध, फिर दूसरा घाघरा का युद्ध, तीसरा चौसा का युद्ध और फिर आता है सामूखेड़ा का युद्ध, सामूगढ़ का, जो कि उत्तराधिकार के लिए हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह युद्ध अकबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। अकबर नहीं, बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बाबर एवं महमूद लोधी के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध में बाबर विजयी हुए थे और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। फिर आता है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध 1658 को हुआ था। इसमें औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुए थे। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और इन्हें इनके कालानुक्रम में जमाइए। सबसे पहले आता है चंदेरी का युद्ध, फिर बाबर के समय हुआ था। फिर आता है कन्नौज का युद्ध, ये हुमायूं के बीच हुआ था। नहीं, कन्नौज के पहले आता है चौसा का युद्ध, हुमायूं के बीच, फिर कन्नौज का हुमायूं और शेरशाह के बीच, फिर तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य से। पहले चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबर का संबंध हो जाएगा खानवा के युद्ध, सही है। हुमायूं का संबंध चौसा के युद्ध से है। अकबर का संबंध हल्दी घाटी से है, सही हो जाएगा। लेकिन जहांगीर का युद्ध बल्ख का युद्ध से नहीं है। बल्ख का युद्ध 1646 से 1647 में हुआ था, शाहजहां के काल में, और अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। आता अली खां का नाम है, आता अली किसका नाम है, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित में कोई नहीं। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने के बाद इन्होंने अपना नाम आता अली खां रखा था।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एकता यह होती थी दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जागीर का संबंध होता है मुगलों से। अमरम का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। और मुकाशा यह मराठाओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दिल्ली सल्तनत काल में 1211 में इल्तुतमिश के राजारोहण के समय इसने राजतंत्र पर आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा को स्थापित किया। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलन में आई थी। विजयनगर के नायकों को राजा वेतन के बदले में और उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन की में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों और घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकाशा कहा जाता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सूरत को। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार अपनाया था फारसियों से। नौरोज का त्यौहार ईरानी या फारस से लिया गया है। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है। यह 19 दिनों तक मनाया जाता है। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती रही है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नौरोज ए जलाली की संज्ञा दी है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, उसका नाम हो जाएगा लखनऊ। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस परंपराओं और तफसीर अर्थात टीकाओं पर एवं लखनऊ के फिरंगी महल में फ़िक्र न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। धर्मशास्त्र में विशेषज्ञ को आलिम एवं साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि दी जाती थी। सूची जो दिए गई है इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आती हैं हमारी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के समय से, फिर आती हैं रानी दुर्गावती अकबर के समय से, फिर आती हैं ताराबाई ये औरंगज़ेब के समय रही हैं, और फिर आती हैं अहिल्याबाई होलकर, ये आधुनिक थी। होलकर साम्राज्य इंदौर से। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थीं। अकबर के शासनकाल में अशरफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इन वीर रानी ने आत्महत्या कर ली और ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई होलकर ये मराठाओं के होलकर वंश की शासिका थीं। होलकर वंश इंदौर में काबिज था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? ओके, फतेहपुर सीकरी में अहमदुल्ला का मकबरा नहीं है। खुदवा खां शेख सलीम का मकबरा नहीं है। आगरा में औरंगज़ेब का मकबरा नहीं है। दिल्ली में क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अहमदुल्ला का मकबरा आगरा में है। औरंगज़ेब का मकबरा खुल्दवा अर्थात औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व के सबसे विशाल प्रवेश द्वार होने के कारण जो होने वाला बुलंद दरवाजे का निर्माण है लाल बलुआ पत्थर पर किया गया है। इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572 से 1573 में कराया था। किंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं है, अपितु चिश्ती जो सलीम चिश्ती हैं उनके मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे का निर्माण
अशरफुद्दौला ने किया है। बड़ा इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 50 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे और पत्थर की बीम के बाहरी सहारे पर बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या बॉर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर, संगमरमर के स्थान पर ईंटों एवं चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाज़ा, जो इमामबाड़े का प्रमुख प्रवेश द्वार है, इसके निर्माण में चूना प्लास्टर एवं प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंट का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सही है। जहांगीर का मकबरा दिल्ली में होगा, ना कि लाहौर में है। जहांगीर महल वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला। जी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, सही है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, और जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। इसका निर्माण अकबर ने अपने शाही परिवार की महिलाओं तथा उनके पुत्र उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीर कल की जो महल है, इसकी प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। निम्नलिखित स्मारकों को उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं हमारे अटाला मस्जिद जौनपुर की सबसे पहली, फिर आते हैं उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर सबसे लास्ट में आता है रबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में, औरंगज़ेब के समय बना था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा 1408 में कराया गया था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रहे। इन्होंने अपना मकबरा स्वयं सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के द्वारा देखरेख में हुआ था। औरंगज़ेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया उद दुरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 1661 के मध्य मकबरे का निर्माण करवाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बाबर का संबंध है, तो बाबर जामा मस्जिद संभल की बनवाई थी इनने। हुमायूं ने दीनपना किला बनवाया था, दीनपना मस्जिद दिल्ली में। अकबर के द्वारा जहांगीरी महल बनवाया गया है और जहांगीर के द्वारा एतमदौला का मकबरा बनवाया गया था, इनके काल में बना था। बनवाया तो नूरजहां ने है। बाबर की जामा मस्जिद संभल संबंधित है। हुमायूं से दीनपना का संबंध है। अकबर जहांगीरी महल से संबंधित है और जहांगीर एतमदौला के मकबरे से संबंधित है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया था। गोल गुंबद का संबंध हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह से। बुलंद दरवाज़ा बनवाया है अकबर ने और मोती मस्जिद बनवाई है औरंगज़ेब ने। कुतुब मीनार का संबंध है इल्तुतमिश से। गोल गुंबद का संबंध है मोहम्मद आदिल शाह से। बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है और मोती मस्जिद औरंगज़ेब से संबंधित है। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं खानवा का युद्ध, बाबर के समय हुआ था। फिर आता है चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में। फिर कन्नौज का युद्ध होता है शेरशाह हुमायूं के बीच में। और उसके बाद आता है तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य से। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अलाई दरवाज़ा बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया है। मोती मस्जिद शेरशाह के द्वारा बनवाई गई है आगरा में और मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई है औरंगज़ेब के द्वारा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है और मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगज़ेब के काल में बनी थी। मुग़ल काल में
मौलिम क्या थे? तो मौलिम एक प्रकार के व्यापारी थे, ऑप्शन में है ही नहीं। तो भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम एक कर्मचारी होता था, जो कि मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। यह यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। भारतीय इतिहास में मध्यकाल के बंजारे सामान्यतः होते थे व्यापारी होते थे। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा के वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, उससे बना है बणिक शब्द, और व्यापारी बनिया, व्यापार करने वाले को बंजारा कहा जाता है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक कर जाती रही है। इसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामान को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान तक पहुंचाना और उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम तांबे की मुद्रा होती थी, सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान का संबंध है प्रांतीय राजस्व के प्रमुख होता था। और जवीर का संबंध एक प्रकार के कर से है, तो ये गलत हो जाएगा। शेषासुरी के द्वारा तांबे की सिक्के दाम का चलन चलाया गया था। मुगल काल में 1 रुपया अर्थात चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह करते थे, सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जवीर भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट आता है हमारा सिख संप्रदाय, जिसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट अभी कर रहे हैं, और उसके पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक से। तो शायद हमारा ये आज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 वीडियो और आएंगे और पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।